Hi guys, good morning. I am Kumar, your English teacher from Kumar Institute, पश्चिमिया न्यू दिल्ली. आज हम फ्यूचर के सेकेंड लेसन मीन्स फ्यूचर कॉन्टिन्यूस को पढ़ने के लिए आए हैं. आज इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने पढ़ा था फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को. इससे पहले हम ऑलमोस्ट 22 लेसन्स पढ़ चुके हैं. अगर आपने वो लेसन्स नहीं पढ़े हैं अभी तक तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले उन लेसन्स को पढ़िए और उसके बाद इस लेसन को पढ़िए ताकि आपको सारे लेसन्स समझ आते चले जाएं. तो आज हम अगर आपने वो सारे लेसन्स पढ़ लिए हैं तो चलिए इस लेसन को पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. लेसन नंबर 23 एंड द टाइटल ऑफ द लेसन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. क्या होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस? तो मैं समझाता हूं, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए. फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी काम के लगातार होने के अनुमान को हम फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. मैं अपनी बात दोबारा रिपीट करता हूं. फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी काम के लगातार होने के अनुमान को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. जैसे मैंने कहा कि सपोज a friend of mine speaks to me to come to my house at 9 PM. मेरा दोस्त मुझे कहता है कि यार मैं तुम्हारे घर जो है वो रात को 9 बजे आऊंगा. मैंने कहा यार प्लीज डोंट कम टू माई हाउस, मेरे घर मत आना, मैं रात को 9 बजे डिनर कर रहा हूंगा. तो इट मीन्स 9 कब बजेंगे? फ्यूचर में बजेंगे और मैं उस समय क्या कर रहा हूंगा? डिनर कर रहा हूंगा. तो फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम मीन्स खाना खाने का काम चल रहा होगा तो दैट इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. मेरी बात समझ रहे? जैसे सपोज मैंने कहा कि भाई मैं कल इस समय आप लोगों को एक नया पाठ पढ़ा रहा हूंगा. तो कब पढ़ा रहा हूंगा? कल पढ़ा रहा हूंगा और इस समय पढ़ा रहा हूंगा. कल इस समय फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई काम चल रहा होगा. तो मैं दोबारा से स्टेटमेंट रिपीट करता हूं. फ्यूचर के किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर किसी काम के लगातार होने के अनुमान को फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहते हैं. इसको पहचानेंगे कैसे कि जी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस को हम पहचाने कैसे? इतने सारे हिंदी के सेंटेंसेस हैं तो हाउ टू फाइंड आउट विच वन इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो लेट्स सी, देखते हैं. सिंबल पर आते हैं. जनरली वाक्य के अंत में रहा होगा शब्द आता है, रहे होंगे शब्द आता है, परंतु फ्यूचर टाइम जरूर होना चाहिए. कौन सा टाइम जरूर होना चाहिए? फ्यूचर टाइम. अगर ये फ्यूचर टाइम नहीं है तो आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं कहलाएगा. ज्यादातर लोग इस बात को मतलब वो मिक्सअप हो जाते हैं कि भाई रहा होगा रहे होंगे जहां भी आएगा वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाएगा. ऐसा नहीं है. हर वो सेंटेंस जिसका अंत रहा होगा रहे होंगे पर हो रहा होता है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं होता. जैसे मैंने कहा कि मेरी पत्नी चाय पी रही होगी तो आई एम स्पीकिंग हियर एंड देयर शी इज टेकिंग अ कप ऑफ टी. मैं यहां बोल रहा हूं और वो वहां चाय पी रही होंगी. तो ये तो फ्यूचर की बात नहीं हुई, ये तो प्रेजेंट की बात हुई. अनुमान है मेरा, है ना. प्रेजेंट का अनुमान हम कैसे करते हैं कि भाई जब हम किसी व्यक्ति को रोज कोई काम करते हुए एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर देखते हैं तो उसके बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं. मेरी बात समझ रहे हैं? तो अगर मैं बोलता हूं कि मेरी पत्नी चाय पी रही होंगी तो इसमें फ्यूचर का जिक्र कहां है? फ्यूचर की तो मैंने बात ही नहीं करी. मैं कह रहा हूं कि मेरी पत्नी चाय पी रही होंगी, इट मींस मैं यहां बोल रहा हूं वो वहां चाय पी रही होंगी. तो ये तो फ्यूचर नहीं हुआ. दिस इज प्रेजेंट गेस. ये प्रेजेंट गेस है, ये फ्यूचर गेस नहीं है. बट अगर मैं ये कहता हूं कि सपोज इस समय 10 बजे हैं और मैं कहता हूं कि भाई 11 बजे मेरी पत्नी चाय पी रही होंगी तो 11 कब बजेंगे? फ्यूचर में बजेंगे. और 11 बजे चाय पीने का काम चल रहा होगा तो दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस. तो समझने की कोशिश करिए कि उसका अंत भी रहा होगा भी हो रहा था. जब मैंने पहला सेंटेंस बोला था मेरी पत्नी चाय पी रही होंगी तो रही होगी तो ये भी रही होगी पे खत्म हो रहा है. और मैंने दूसरा सेंटेंस बोला था मेरी पत्नी 11 बजे चाय पी रही होंगी तो वो भी रही होगी पर खत्म हो रहा है. दोनों ही सेंटेंस रही होगी पर खत्म हो रहे हैं. तो फिर फर्क कैसे करेंगे भाई कौन सा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है और कौन सा प्रेजेंट गेस है?
तो इसका बड़ा सिंपल सा फंडा है कि अगर आपके हिंदी के सेंटेंस के अंदर फ्यूचर टाइम नहीं है तो इट मीन्स आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं है, फिर वो प्रेजेंट गेस में चला जाता है। देखिए यहां पर ए पार्ट में मैं थोड़ा लिखकर आपको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज मैंने एक सेंटेंस बोला, मेरी पत्नी चाय पी रही होगी। दिस इज प्रेजेंट गेस, गेस इसमें भी है। ओके, व्हाट आई एम सेइंग इज नॉट 100% श्योर। जो मैं कह रहा हूं वो श्योर थोड़ी है, ये तो मैं उनकी रूटीन देखता हूं रोज, एंड आई ऑलवेज फाइंड हर टेकिंग अ कप ऑफ टी एट दिस टाइम, सो आई हैव अप्लाइड माई गेस। मैंने अपना अनुमान लगा लिया, बट जरूरी नहीं है कि वो चाय पी रही हो सकता है उनका मन ना कर रहा हो, उन्होंने ना पियो। सपोज इफ शी कॉल्स मी एंड टेल्स मी दैट शी इज टेकिंग अ कप ऑफ टी, मान लीजिए वो अभी फोन करती हैं और मुझे बताती हैं कि भाई मैं चाय पी रही हूं, तो फिर मैं आपको सेंटेंस किस में बोलूंगा? फिर तो मैं बोलूंगा कि मेरी पत्नी चाय पी रही है, बिकॉज आई एम श्योर शी हैज ऑलरेडी टोल्ड मी। उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया फोन करके कि भाई मैं चाय पी रही हूं, तो ये सेंटेंस तो कंफर्म हो गया ना। एंड कंफर्म एक्शन इज ऑलवेज लाइक ट्रांसलेटेड इन प्रेजेंट टेंस। जो कंफर्म एक्शन होता है वो तो प्रेजेंट टेंस में बनता है, फिर वो फ्यूचर में कहां से चला जाएगा, फिर उसमें गेस कहां से आ गया। बट अगर मान लीजिए उनका फोन नहीं आया और मैं रोज देखता हूं, आई ऑलवेज फाइंड हर टेकिंग अ कप ऑफ टी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, तो मैं यहां पर अनुमान लगा रहा हूं, मगर ये अनुमान प्रेजेंट का है, फ्यूचर का नहीं है, तो इसको मैं बोलता हूं प्रेजेंट गेस। ये प्रेजेंट गेस है। फाइन गाइस, सपोज मैं इसी बात को कुछ ऐसे लिख दूं, मेरी पत्नी 11 बजे चाय पी रही होगी। इस समय 10 बजे हैं और 11 बजे की मैं बात कर रहा हूं, तो ये 11 तो फ्यूचर में बजेंगे, 11 बजे ये चाय पीने का काम चल रहा होगा। नाउ दिस इज फ्यूचर गेस, तो ये आपका फ्यूचर गेस है, और फ्यूचर गेस के अंदर ये सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में चला गया। किस में चला गया? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में। तो आप समझने की कोशिश करिए कि रही होगी इसमें भी आ रहा है, रही होगी इसमें भी आ रहा है। दिस इज प्रेजेंट गेस, दिस इज फ्यूचर गेस। फ्यूचर गेस को शो करने के लिए हमें शैल बी, वहां तक तो हो गया था। फ्यूचर गेस को शो करने के लिए हमारे पास शैल बी, विल बी, दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं। या तो शैल बी का इस्तेमाल करेंगे या विल बी का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों को वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए, फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, और आईएनजी चाहिए। तो जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे प्लस फ्यूचर टाइम आता है, उसमें शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। ओके गाइस, मैं एक बार दोबारा बोलता हूं, जिस वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे प्लस फ्यूचर टाइम आता है, उसमें शैल बी, विल बी प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस आईएनजी लगाते हैं। नाउ अब दो हेल्पिंग वर्ब्स हैं, तो हमें यह पता होना चाहिए कौन सा कहां लगेगा। किस प्रोनाउन के साथ शैल बी लगेगा और किस प्रोनाउन के साथ विल बी लगेगा, किस नाउन के साथ शैल बी लगेगा और किस नाउन के साथ विल बी लगेगा। तो ए पार्ट के अंदर देखते हैं चल करके कौन सा कहां लगेगा। देखिए यहां पर हमारे वाक्य या तो प्रोनाउन से बनते हैं या नाउन से बनते हैं। 7 प्रोनाउंस लिखे हुए हैं यहां मैंने और 2 नाउन्स लिखे हुए हैं, और उनके आगे लिखा हुआ है आई के साथ शैल बी, यू के साथ विल बी, दे के साथ विल बी, वी के साथ शैल बी, ही के साथ विल बी, शी के साथ विल बी, इट के साथ विल बी, सिंगुलर नाउन के साथ विल बी, प्लूरल नाउन के साथ विल बी। ऑलमोस्ट सभी के साथ विल बी लग रहा है आई और वी को छोड़कर। बट अगर आपको लगता है कि मुझे याद नहीं रहता कि मैं आई और वी के साथ शैल लगाऊं ना, तो आप उसके साथ विल बी लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहां पर आप आई के साथ भी विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पर आप वी के साथ भी विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके गाइस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपने इतना घबराना नहीं है कि भाई ये कैसे होगा, बट कोई बात नहीं। ओके, नाउ मैंने एक सेंटेंस लिया,
फर्स्ट सेंटेंस, मैं कल इस समय एक नया पाठ पढ़ा रहा होऊंगा। तो कल इस समय पढ़ाने का काम चल रहा होगा। नाउ दिस इज फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आई शेल बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टीच, साथ में क्या जोड़ देंगे, आईएनजी। आई शेल बी टीचिंग अ न्यू लेसन एट दिस टाइम टुमारो। सेंटेंस बन गया, आई शेल बी टीचिंग अ न्यू लेसन एट दिस टाइम टुमारो। मैं कल इस समय एक नया पाठ पढ़ा रहा हूंगा कि इंग्लिश बन गई। क्या बनी है, आई शेल बी टीचिंग अ न्यू लेसन एट दिस टाइम टुमारो। सपोज वह इतवार को मुंबई नहीं जा रहा होगा। तो इतवार को ना जाने का एक्शन चल रहा होगा। तो रहा होगा प्लस फ्यूचर टाइम। देखिए इतवार जो है वो फ्यूचर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और एक नेगेटिव सेंटेंस है, नेगेटिव वाक्यों में नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ही विल नॉट बी, क्योंकि नॉट हमेशा फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है और दूसरा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है। तो ही विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई ऑन संडे। सेंटेंस बन गया हमारा, वह इतवार को मुंबई नहीं जा रहा होगा। ही विल नॉट बी गोइंग टू मुंबई ऑन संडे। सपोज क्या बच्चे शाम को पढ़ाई कर रहे होंगे? ओके गाइस, क्या बच्चे शाम को पढ़ाई कर रहे होंगे? सपोज आपका कोई रिलेटिव आपको फोन करता है, भाई हम शाम को आना चाहते हैं। आपने कहा अच्छा शाम को, और आपके बोलने में थोड़ा हेजिटेशन नजर आता है। तो आपका रिलेटिव कहता है अरे फिर किसी दिन आ जाएंगे, लगता है शाम को बच्चे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पूछा उन्होंने क्या बच्चे शाम को पढ़ाई कर रहे होंगे? तो क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से। जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। तो रहे होंगे प्लस फ्यूचर टाइम, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस को शो कर रहा है। द चिल्ड्रन will be studying in the evening। मैंने हाथ अड़ाया तो क्वेश्चन किससे बना, क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को, देखिए दो हेल्पिंग वर्ब है विल और बी, मगर जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल। विल को उठाइए और बाहर ले आइए। हमारा सेंटेंस क्या बन गया, विल द चिल्ड्रन बी स्टडिंग इन द इवनिंग। ओके गाइस, इस द को स्मॉल लेटर में लिख देंगे। तो हमारा सेंटेंस बन गया, विल द चिल्ड्रन बी स्टडिंग इन द इवनिंग। क्या बच्चे शाम को पढ़ाई कर रहे होंगे? सपोज मैंने एक और एग्जांपल लिया, मेरे माता पिता अगले महीने कहां जा रहे होंगे? रहे होंगे आ रहा है और अगला महीना आ रहा है। तो इट मीन जब वाक्य के अंत में रहा होगा प्लस फ्यूचर टाइम आता है तो वो वाक्य आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला जाता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कहां से। जिस शब्द से क्वेश्चन बने उसको छुपा लो, जो बच जाए उसकी इंग्लिश बना लो। मेरे माता पिता अगले महीने जा रहे होंगे, तो माय पेरेंट्स विल बी गोइंग नेक्स्ट मंथ
मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, कहां से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन किससे बन रहा है, कहां से, कहां की इंग्लिश, वेयर। तो वेयर विल माई पेरेंट्स बी गोइंग नेक्स्ट मंथ, हमारे सेंटेंस की इंग्लिश तैयार हो गई। तो यहां पर इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। Am I clear guys? ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आप लोगों को ये लेसन समझ आ रहा होगा कि रहा होगा के साथ फ्यूचर टाइम का होना बहुत जरूरी है। या तो टाइम हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जिससे ये पता चले कि भाई ये सेंटेंस फ्यूचर में होगा। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जब तुम, सपोज जब तुम उससे मिलोगे तो वह टीवी देख रहा होगा। तो जब तुम उससे मिलोगे, इट मींस अभी तक मिले नहीं, कब मिलोगे, फ्यूचर में मिलोगे। तो ये एक सिचुएशन हो गई कि जब तुम उससे मिलोगे, इट मींस अभी तक नहीं मिले। तो ये मिलने का काम कब होगा, फ्यूचर में होगा, इसलिए ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। तो आप ये कह सकते हो रहा होगा, और ये पूरा का पूरा फ्यूचर टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ रहे हैं? तो जब तुम उससे मिलोगे, व्हेन यू मीट हिम, कॉमा वह टीवी देख रहा होगा, ही विल बी वॉचिंग द टीवी, ही विल बी वॉचिंग द टीवी। तो यहां पर एक सिचुएशन आ गई है। ओके, व्हेन यू मीट हिम ही विल बी वॉचिंग द टीवी। यहां पर ये सेंटेंस ऐसे क्यों बना, इसके लिए हम आगे चल के एक लेसन पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन का, जिसमें आप प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन और फ्यूचर कॉम्बिनेशन के सेंटेंसेस पढ़ेंगे। तो उस समय मैं आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा कि ये फ्यूचर में क्यों नहीं बना, ये प्रेजेंट में क्यों बना। ओके गाइस, तो अभी हम इस पॉइंट को यहां नहीं टच करते, मगर आगे चल के हम 3 लेसन्स पढ़ेंगे, प्रेजेंट कॉम्बिनेशन, पास्ट कॉम्बिनेशन एंड फ्यूचर कॉम्बिनेशन। इन तीनों कॉम्बिनेशन के अंदर आपको यह पता चलेगा कि 2 या 2 से अधिक सेंटेंसेस जब से एक सेंटेंस में आ जाते हैं तो उनकी इंग्लिश कैसे बनाई जाती है। आगे चलते हैं। सपोज वह कल शाम को किससे मिल रहा होगा। क्वेश्चन किससे बन रहा है, किससे। वह रहा होगा आ रहा है और साथ में आ रहा है कल शाम को, ये फ्यूचर का टाइम है। क्वेश्चन बन रहा है किससे, छुपा लो। वह कल शाम को मिल रहा होगा, ही विल बी मीटिंग in the evening tomorrow। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना, किससे। जिस शब्द से जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बना। क्वेश्चन किससे बन रहा है, किससे, मींस whom। सेंटेंस क्या बन गया, whom will he को स्मॉल लेटर में लिख देंगे। Whom will he be meeting in the evening tomorrow? वह कल शाम को किससे मिल रहा होगा। तो गाइस समझ आया। सपोज 1-2 एग्जांपल और लेते हैं। लाइक कुमार सर कल हमें क्या पढ़ा रहे होंगे। क्वेश्चन किससे बन रहा है, क्या से, छुपा लो। कुमार सर कल हमें पढ़ा रहे होंगे आ रहा है और कल आ रहा है, फ्यूचर का टाइम आ रहा है। तो जब रहे होंगे आ जाए और फ्यूचर का टाइम आ जाए तो आपका सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में चला गया। तो कुमार सर कल हमें पढ़ा रहे होंगे, मिस्टर कुमार विल बी
टीचिंग अस टुमारो। मैंने हाथ हटाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से। जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं। फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल। उठाइए और बाहर ले आइए, और उससे भी पहले हम उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है। क्वेश्चन कैसे बन रहा है? क्या से। क्या की इंग्लिश? व्हाट। सेंटेंस क्या बन गया? व्हाट विल मिस्टर कुमार बी टीचिंग अस टुमारो। तो कुमार सर कल हमें क्या पढ़ा रहे होंगे कि इंग्लिश आपके सामने है। व्हाट विल मिस्टर कुमार बी टीचिंग अस टुमारो। इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। ओके गाइस, ये बात तो मैं हर बार बोलता हूं, है ना। मैं बोल बोल के नहीं थका, मगर मुझे लगता है आप सुन सुन के थक गए हैं। ऐसा मत करिए, है ना। मैं नहीं थक रहा तो आपको भी नहीं थकना है। ओके, अगर आप नहीं थकेंगे तभी आप सीख पाएंगे। अगर आप सुन सुन के थक जाएंगे तो कैसे सीखेंगे? तो इसलिए मैं आपको हर बार ये बात बोलता हूं ताकि आपके दिमाग में ये बात गूंजे कि इंटरोगेटिव वाक्यों में WH फैमिली वर्ड और फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ साथ आने चाहिए। अगर दोनों साथ हैं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस सही है, नहीं तो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस गलत है। बिकॉज आई हैव फाउंड मोस्ट ऑफ द पीपल स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। व्हाई? क्योंकि उनका फोकस इस बात पे होता ही नहीं है, बस इंग्लिश बोल रहे हैं, WH फैमिली वर्ड के बाद सब्जेक्ट आ रहा है या हेल्पिंग वर्ब आ रहा है, दे आर लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दिस पॉइंट। जबकि आपको इसके प्रति सजग होना चाहिए कि भाई मेरा जब सेंटेंस मैं बनाता हूं तो उसकी फॉर्मेशन बिल्कुल सही होनी चाहिए। ओके, मिस्टेक इज ऑलवेज अ मिस्टेक वेदर इट इज माइनर और मेजर। गलती गलती होती है, चाहे छोटी हो या बड़ी हो। अगर आप ये कह के छुटकारा पा लेते हैं कि यार ये तो छोटी सी गलती है, तो सी आप सिर्फ अपने आप को सेटिस्फाई कर रहे हैं। मगर जब आप किसी कंपनी के HR के सामने जाकर के इस तरह की इंग्लिश बोलेंगे तो वो आपको बैड स्टफ के अंदर डाल करके बाहर निकाल देता है। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर बड़ी बड़ी कंपनीज के HR को इतनी हैफ्टी सैलरी दी जाती है तो देयर इज ए रीजन बिहाइंड। उनके पीछे कारण होता है। क्या कारण होता है? कि उन्हें कहा जाता है द गुड स्टफ शुड बी इन एंड द बैड स्टफ शुड बी आउट। तो अगर आप चाहते हैं कि आप एक गुड स्टफ के अंदर काउंट किए जाएं तो आपकी इंग्लिश ग्रामेटिकली सही होनी चाहिए। एक भाषा को बोलने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। पहले स्टेप पर आती है करेक्ट इंग्लिश, दूसरे स्टेप पर आती है स्पीड, और तीसरे स्टेप पर आता है लाइक प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। पहले स्टेप है मींस करेक्ट इंग्लिश, मतलब ग्रामेटिकली इट शुड बी वेरी करेक्ट। अगर आप सेंटेंसेस ही गलत बोलते हैं, अगर आप बोलते हैं कि भाई वाई आर यू गोइंग की जगह बोलते हैं वाई यू आर गोइंग, तो इट मीन्स यू आर स्पीकिंग रॉन्ग इंग्लिश। आप गलत भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, फाइन, तो आप ग्रामेटिकली गलत हैं। तो पहले ही पॉइंट गलत है। दूसरे नंबर पे आता है स्पीड। आपकी भाषा में एक फ्लो, एक थ्रो होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप भाषा बोल रहे हैं और उसका एक फ्लो ही नहीं है, उसका एक थ्रो ही नहीं है, तो वो भाषा भी किसी काम की नहीं होती। फाइन, कौन आपकी भाषा को सुनने के लिए आपका इंतजार करेगा कि भाई एक सेंटेंस अभी बोल लिया और क्या भाई चाय पिया, जरा दूसरा सेंटेंस अभी बन रहा है अंदर है फिर बोलेंगे, ऐसे नहीं। नोबडी इज गोइंग टू जस्ट हैव दिस मच ऑफ पेशेंस फॉर यू। आपके लिए कोई इतना समय नहीं वो करेगा। तीसरे नंबर पे आता है एक्सेंट। एक्सेंट मीन्स प्रोनाउंसिएशन, उसका बोलने का अंदाज। अगर इंग्लिश को इंग्लिश के अंदाज में बोला जाए तो इट साउंड्स ब्यूटीफुल, और अगर भाषा में अपनी मतलब इंग्लिश में अपनी भाषा का तड़का लगा दिया जाए तो वो भाषा बदसूरत हो जाती है। फाइन, अगर आप बिहार से हैं तो आप अपनी भाषा का तड़का ना लगाएं। अगर आप हरियाणा से हैं तो हरियाणवी भाषा का तड़का ना लगाएं। अगर आप बोलते हैं अरे मीट माय ब्रदर, तो पता चला कि हाँ भाई आपने क्या कर दिया, जो आपकी प्रोनाउंसिएशन थी, जो आपका एक्सेंट था वो हरियाणवी एक्सेंट था, और इस वजह से आपकी भाषा जो है वो खूबसूरत होने की बजाय बदसूरत हो गई। तो भाषा को MTI प्रॉब्लम से दूर रखना चाहिए। MTI प्रॉब्लम अगर आप में है तो उसको आप इम्प्रूव करने की कोशिश करिए। अगर आपने उसको इम्प्रूव नहीं किया तो कोई नहीं कहेगा कि आपकी भाषा खूबसूरत लगती है। हर व्यक्ति कहेगा कि भाई इम्प्रूव योर एक्सेंट, आप अपना एक्सेंट सुधारिए। तो मेरा यही सजेशन है आप लोगों को कि आप इन तीनों के ऊपर वर्क कीजिए। पहले नंबर पे करेक्ट इंग्लिश सीखिए, दूसरे नंबर पे अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, और तीसरे नंबर पर अपना एक्सेंट सुधारिए। ओके गाइस, कि कैसे शब्दों को प्रोनाउंस किया जाता है। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हमारे रिसेप्शन पे, कुमार इंस्टीट्यूट के रिसेप्शन पे हम एक बुक इशू करते हैं। उस बुक के अंदर 2000 शब्द हैं।
उन 2000 शब्दों के सामने उसकी प्रोनाउंसिएशन भी लिखी हुई है कि उनको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, हिंदी के अंदर लिखा हुआ है, ताकि आप आसानी से उसको पढ़ सकें और पढ़कर ये जज कर सकें कि इस वर्ड की एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है. ओके, इफ यू सिंपली कम टू नो द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए वर्ड, देन व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, तो योर इंग्लिश साउंड्स वेरी अट्रैक्टिव. आपकी भाषा बहुत अट्रैक्टिव हो जाती है. मगर अगर आपकी भाषा में MTI प्रॉब्लम है, MTI का मतलब होता है मदर टंग इन्फ्लुएंस, मातृभाषा का प्रभाव. जो भी आप हैं, जिस भी भाषी के हैं आप, अगर आप हरियाणा के हैं, अगर आप बिहार के हैं, अगर आप राजस्थान के हैं, अगर आप पंजाब के हैं, तो आपकी भाषा का असर आपके इंग्लिश पे नजर नहीं आना चाहिए, तभी आपकी भाषा खूबसूरत कहलाती है. ओके गाइस, तो यहाँ पर हम सेंटेंस को दोबारा लेते हैं, एक और सेंटेंस लेते हैं. सपोज लाइक मेरे पिताजी मुझे शाम को डांट रहे होंगे. तो रहे होंगे आ रहा है और शाम आ रही है, तो ये शाम कब होगी? फ्यूचर में. तो माय फादर विल बी स्कोल्डिंग मी इन द इवनिंग. आपका सेंटेंस बन गया. ओके, मेरे पिताजी मुझे शाम को डांट रहे होंगे. माय फादर विल बी स्कोल्डिंग मी इन द इवनिंग. सपोज क्या सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे होंगे? क्वेश्चन किससे बन रहा है? क्या से? छुपा लो. सुबह सुबह पक्षी चहचहा रहे होंगे. द बर्ड्स विल बी chirping सुबह सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली इन द मॉर्निंग. मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? क्या से. जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं. फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल. विल को उठाओ और बाहर ले आओ. सेंटेंस क्या बन गया? इसको दा को स्मॉल लेटर में बदल देंगे. विल द बर्ड्स बी चर्पिंग अर्ली इन द मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे. ओके गाइस, नाउ सपोज वह रात को फोन पर किससे बातें कर रहा होगा? क्वेश्चन किससे बन रहा है? किससे. छुपा लो. वह रात को फोन पर बातें कर रहा होगा. रहा होगा आ रहा है और रात वर्ड आ रहा है, तो इट मींस फ्यूचर के टाइम को रिप्रेजेंट करता है. तो वह रात को फोन पर बातें कर रहा होगा, तो ही विल बी टॉकिंग ऑन फोन. रात को, एट नाइट. मैंने हाथ उठाया तो क्वेश्चन किससे बना? किससे. जब भी कभी क्वेश्चन बनता है तो हम क्या करते हैं? उस सेंटेंस के फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब को उठाकर बाहर ले आते हैं और उससे भी पहले उस शब्द को लिखते हैं जिससे क्वेश्चन बन रहा है. क्वेश्चन किससे बन रहा है? किससे. किससे मीन्स whom. तो whom will he be talking on phone at night? सेंटेंस तैयार हो गया. whom will he be talking on phone at night. तो he को स्मॉल लेटर में डाल देंगे. सेंटेंस क्या बन गया? whom will he be talking on phone at night. आपका सेंटेंस तैयार हो गया. चलिए, इसमें एक छोटा सा पॉइंट जो मैंने पहले छोड़ दिया था उस पर वापस आते हैं. यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखे. ए पार्ट के अंदर बड़े ध्यान से देखेंगे. मेरी पत्नी चाय पी रही होगी. मेरी पत्नी 11 बजे चाय पी रही होगी. ये बात तो आपको समझ आ गई कि ये कैसे बनेगी ना. इसके अंदर रही होगी आ रहा है, फ्यूचर टाइम आ रहा है, तो क्या इंग्लिश बनेगी? माय वाइफ विल बी टेकिंग टी at 11 o'clock. This is what I have already taught. ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं. अब हम इस पर आते हैं. मेरी पत्नी चाय पी रही होगी. रही होगी इसमें भी आ रहा है बट फ्यूचर टाइम मिसिंग है
और फ्यूचर टाइम मिसिंग है तो विल तो लग नहीं सकता, तो क्या लगेगा ना। सवाल उठता है, दिमाग में आ रहा है ये सवाल। सोच रहे होंगे कि कुमार सर ने छोड़ दिया, नहीं छोड़ा नहीं है, मैं अभी समझाता हूं आपको कि इसके में होगा क्या। एक तो ये बात समझ लिए कि ये प्रेजेंट गेस है, ये फ्यूचर गेस नहीं है। प्रेजेंट गेस को हम दो शब्दों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक तो मस्ट वर्ड से, एक वुड वर्ड से। अगर आपको ज्यादा एश्योरेंस है उसमें, उस एक्टिविटी के बारे में ज्यादा पता है, जैसे मैंने कहा कि भाई मेरी पत्नी चाय पी रही होगी, तो मैं इस बारे में जरा ज्यादा जानता हूं, अपनी वाइफ की एक्टिविटीज को मैं ज्यादा ऑब्जर्व करता हूं, मैं ज्यादा देखता हूं, तो इसलिए यहां पर मेरे को इस एक्टिविटी पर, इस एक्शन पर ज्यादा एश्योरेंस है। मगर कई बार हम ऐसा सेंटेंस बोलते हैं जिसके अंदर हमें एश्योरेंस नहीं होती, बस हम बोल रहे हैं ना। जैसे मैंने कहा कि भाई सपोज क्लास शुरू होने वाली है और वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज एब्सेंट और इज लाइक ही हैज नॉट कम बाय दैट टाइम, उस समय तक वो आए ही नहीं। बाकी के दोस्त कहते हैं यार मोहन कहां गया, अभी तक क्लास शुरू होने वाली है, मोहन नहीं आया। मैंने कहा यार वो आ रहा होगा, तो आई एम नॉट श्योर, मैं तो बस अंदाजा लगा रहा हूं, और वो अंदाजा, उस अंदाजे में कहीं भी एश्योरेंस नहीं है, कहीं पर भी कुछ ऐसा नहीं है कि भाई मैं उसके बारे में जानता हूं। तो वह आ रहा होगा, ये मैंने बस अंदाजा लगाया है, इसके अंदर कहीं भी एश्योरेंस नहीं है, कहीं पर भी मैं उसकी एक्टिविटीज को नहीं जानता हूं। बट इस केस में मैं यहां पर अपनी वाइफ की एक्टिविटी को जानता हूं, तो इसलिए यहां पर मैं मस्ट का इस्तेमाल करूंगा। तो अब मैं इस सेंटेंस को बनाऊंगा, माय वाइफ मस्ट बी टेकिंग टी। अगर आपको एश्योरेंस नहीं है तो फिर आप इस सेंटेंस के अंदर मस्ट बी की जगह क्या लगा सकते हैं, वुड बी। जैसे मैंने कहा मोहन आ रहा होगा, तो मैं इसको कह सकता हूं मोहन वुड बी कमिंग। तो ये आप या तो मस्ट बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना सकते हैं, या वुड बी प्लस फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी से बना सकते हैं, दोनों ही पॉसिबल हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कितना उसके बारे में जानते हैं। अगर आप जानते हैं तो मस्ट भी लगा दीजिए, नहीं जानते तो वुड भी लगा दीजिए, है ना। मैंने कहा वह पतंग उड़ा रहा होगा और मुझे कुछ नहीं पता, बस मैं तो तुक्का मार रहा हूं, तो ही वुड बी फ्लाइंग अ काइट। बट मैंने कहा कि मेरी बेटी ट्यूशन पढ़ रही होगी, तो मैं जानता हूं उसके बारे में, मैं जानता हूं उसका टीचर इस समय पर आता है पढ़ाने के लिए, तो मैं क्या बोलूंगा, माई डॉटर मस्ट बी टेकिंग ट्यूशन। मेरी बात समझ आ रही है। तो दिस इज ऑलमोस्ट द डिफरेंस बिटवीन मस्ट बी एंड वुड बी, जबकि दोनों को प्रेजेंट गेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो आप गाइस। ओके नाउ, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के बारे में है, और अगर आपको ये लेसन समझ आया तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं आया तो आप इसको एक बार दोबारा देखिए। हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट फ्यूचर परफेक्ट के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।